अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कपल, बलयुग्म। ठीक है, तो ये है हम लोग का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं राइट मैकेनिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3, 2, 1 सब कंप्लीट कर लिया है। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि चैप्टर इंट्रोडक्शन की वॉल्यूम होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वॉल्यूम के बारे में आप क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि हम जानते हैं कि जब दो समांतर परंतु विपरीत दिशा में दो बल यानी पी और क्यू कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी क्या होगा, पी माइनस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, यदि दोनों बल बराबर हैं तो क्या होगा, परिणामी जीरो हो जाएगा, यानी दोनों बल बराबर है, पी इजकल टू क्यू है। ठीक है, तो उनका परिणामी शून्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दो बराबर आपस में समांतर विपरीत दिशाओं में परिणामी तब भी शून्य होता है जब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक पर होती है। ठीक है, अगर दोनों की बलों की क्रिया रेखाएं एक रेखा पर नहीं है तो परिणामी शून्य नहीं होगा। ऐसा ना होने पर उनके परिणामी शून्य नहीं होता, बल्कि वे पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस बलों की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, जैसे समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बल की तरफ लग रहा है और दूसरा बल इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे बल हमारा लगा हुआ पी बल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो बल लगा है वो क्या लगा है, क्यू लगा हुआ है। क्यू बल लगा हुआ है, पी और क्यू बल लगा हुआ है, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, इसके बीच बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी है। तो अब देखिए, जो सबसे पहली बात ये जानना है, जब विपरीत दिशा में बलून लगने के लिए दोनों बलों का विपरीत दिशा में लगा होना जरूरी है, और दोनों ही बल एक दूसरे से समांतर होने चाहिए। ठीक है, अब कपल जो बलयुग में है उसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो उसको ले सकते हैं एम से। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों बल अगर आपस में बराबर है तो दोनों बल आपस में बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे P इज इक्वल टू क्यू है। ठीक, यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे M इज इक्वल टू कोई एक बल तो P ले लिए, दोनों बराबर है तो, और के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेंगे, P इंटू डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है। तो ये जो फार्मूला बनता है, ये फार्मूला क्या होगा, ये हमारा कपल फाइंड आउट करने का, वॉल्यूम ज्ञात करने का फार्मूला बन गया। ठीक है, एम इज इक्वल टू एफ, सॉरी पी इंटू डी। यही सेम फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट निकालने के लिए, तो कुछ इस तरीके से था, एम इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस डी। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल डी यूज करें। ठीक है, तब पर भी यही था, तो हमने एफ की जगह पी यूज कर लिया। ठीक है,
तो कोई एक बल, लेकिन ध्यान ये देना है कि दोनों बल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बल और ये बल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या केस है, केस ये है कि एक दूसरे के साथ समांतर होना चाहिए और बलों का मान बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत होना चाहिए। तब उनके बीच की डिस्टेंस और किसी एक बल के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, बलयुग्म कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन बताया गया है। डिफिनेशन क्या बताया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए। डिफिनेशन में बताया गया है, विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को बलयुक्त कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पे नहीं होती हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े जो को बलयुग्म कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पे नहीं होती है। बलयुग्म को ऐठन यानी कि टॉर के नाम से भी पुकारा जाता है। बलयुग्म को ऐठन यानी कि टॉर के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बलयुग्म युग्म से क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। और या फिर इसको और क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्या, टॉर्क। टॉर्क कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बलयुग में। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। देखिए पहला टॉपिक, देखिए हेडिंग क्या है, बलयुग की प्रवृत्ति एवं उसके उदाहरण। बलयुग की क्या प्रवृत्ति होती है इसके बारे में। देखिए पहला जो टॉपिक, पहला जो है वो क्या है। ठीक है, पहले क्या बताया गया है कि घड़ी में जब चाबीदार खिलौनों को चाबी भरते समय, एक मिनट अंडरलाइन करते हैं। पहला जो बताया गया है, घड़ी में या चाबीदार खिलौनों में चाबी भरते समय चाबी पर एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, और जब चाबी का यूज करते हैं तो उसमें भी क्या करता है, बलयुग्म कार्य करता है। ठीक, तो जो खिलौने वाली चाबी हो गई उसका एक एग्जाम्पल हो गया, किसका उदाहरण एग्जाम्पल हो गया, बलयुग्म का। किसी से दो बल काम करते हैं आपस में, इसलिए। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, दूसरा फिर टॉपिक वो है ताले। ताले की चाबी घुमाते समय चाबी पर बल क्या करता है, क्योंकि उंगली पर चाबी घुमाते समय दो बराबर समांतर विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या बताया गया है। तीसरे में बताया गया है स्क्रू पेज प्रेस के हैंडल को हाथों द्वारा घुमाया जाता है। चौथा क्या है, चौथा है किसी चूड़ीदार ढक्कन को खोलना या बंद करते समय। ठीक है, पांचवा क्या है, पानी की टूटी को घुमाकर खोलते हैं। छठवां क्या है, साइकिल में हम दोनों हाथों से बलयुग्म लगाकर हैंडल को घुमाते हैं। ये सब के सब क्या है, उदाहरण है किसके, बलयुग्म के, कपल का, टॉर्क के। ये सब के सब क्या है, उदाहरण है। तो एग्जाम में अगर आएगा आपको एग्जाम्पल करने के लिए, उदाहरण बताने के लिए, तो आपको ऐसे ही अपने उदाहरण वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो वो ध्यान से देख के समझिए। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डेरिवेशन वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा
उसमें क्या होगा, कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आता है उससे फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। फार्मूले पूछे जा सकते हैं लेकिन डेरिवेशन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, थियरी पढ़ लेना है, थियरी पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। लेकिन अब आपको डेरिवेशन पे इस सेमेस्टर में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे तब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है डेरिवेशन पे। अगर हम लोग थियरी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे हमको डेरिवेशन देख के जाना होगा कि एग्जाम में डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको तैयार करना आवश्यक हो जाता है। आगे चलिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ बताया गया है बलयुक्त की भुजा। भुजा क्या होती है, बलयुक्त की भुजा क्या होती है, इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। बलयुक्त की भुजा के बारे में यहाँ पे देखेंगे, बलयुक्त की भुजा क्या मतलब है। एक एरो, एरो लिए, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा एरो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे दोनों भुजाओं जो बल लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच जो बल लग रहा है, दोनों बलों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और उसको लाइन द्वारा जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। उसी को हम आर्क कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है भुजा, इसी को हम लोग आर्क कहेंगे, ठीक है। ये उसको जो बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है कि उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाने का प्रयास कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कपल, क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कपल, ठीक है। सेम ही है, अगर उसको क्लॉकवाइज में रोटेट कराने की कोशिश करेगा तो हम क्या देंगे, क्लॉकवाइज कपल। क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज कपल, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज और, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव माना गया है, ठीक है, डायरेक्शन को। लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अब कुछ भी मान लिख सकते हैं लेकिन जो मान है वो हमेशा ही एक जैसा ही मान है, ये हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास, एक चीज और बता दें हम लोग को कि हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे देख सकते हैं।
आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कपल को क्या मानेंगे हम लोग, निगेटिव मान, क्या मानेंगे हम लोग, निगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, और हम लोग क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कपल को पॉजिटिव मान के हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है कि हम लोग हमेशा यहाँ बुक में देखेंगे तो उल्टा माना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना हुआ है। लेकिन हम लोग इस तरीके से याद करके चलेंगे तो हम लोग को आगे चल करके क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो यहाँ पर भी वही डायरेक्शन की बात की गई है, ठीक ना, तो यहाँ पर भी हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सेम वही काम करेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। ओके, इसमें और कुछ नहीं बताया गया है, यही सारी चीजें हमने जो आपको बता दिया है, यही चीज यहाँ पे बताया गया है। मोमेंट ऑफ ए कपल, कपल का मोमेंट कैसे निकालते हैं और यूनिट्स क्या होता है। मोमेंट निकालने के लिए हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया है अभी। ठीक है, कैसे निकलेगा, एम इक्वल टू ए बी क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे जो ए बी है वो डी है। ठीक है, जो ए बी है वो क्या है, वो डी है, स्मॉल डी है। ठीक है, ये समझना है, ए बी क्या स्मॉल डी है। फॉर्मूला में क्या बताया था, एम इक्वल टू पी इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ये फार्मूला। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग यूनिट्स की। तो यूनिट्स क्या होता है इसका, यूनिट्स होता है किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर, या फिर इसका यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन, न्यूटन मीटर, या फिर इसका यूनिट लिख सकते हैं केजी। ठीक है, केजी मीटर, या फिर इसका लिख सकते हैं केजी सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे यूनिट है, क्योंकि जो पी है वो फोर्स है तो न्यूटन में लगेगा, और डी क्या है, डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी को नापने वाला यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें बता दी हैं, आप इसको रिविजन करिए एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लासरूम में हमने इसको पढ़ा चुके हैं, इसको फिर से वीडियो देखते समय रिविजन करिए, आपको अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल का पोर्शन हम लोग अगले पार्ट के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप एक बार फिर से जो है शुरू से नोट करने लायक चीज़ क्या है आपको ये नोट कर देते हैं। नोट करने लायक चीज़ ये है आपको
जो बताए हमने एग्जाम्पल, वो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।